नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, राहु एक छाया ग्रह होते हैं। भौतिक विज्ञान की अगर बात करें, अध्यात्म की बात करें, तो छाया का कोई बहुत बड़ा महत्व होता नहीं है। इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता। इसके अस्तित्व को कई बार व्यक्ति नकार देता है। परंतु साथियों, आपको ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि एक छाया अर्थात जो संगत है, वह बहुत बड़ा कारगर रोल अदा करती है। आप किसी दुष्ट की छत्र छाया में रहते हैं तो आपके अंदर कैसे संस्कार आएंगे? इसके ठीक उल्टा, यदि आप एक साधु की छत्र छाया में रहते हैं तो आपके अंदर किस तरीके के संस्कार आएंगे? दोनों स्थितियां बिल्कुल विपरीत और बिल्कुल उल्टे संस्कार यहाँ पर व्यक्ति ग्रहण करेगा। तो उसी तरीके से राहु, जो कि एक छाया ग्रह है, अधिकतर ऐसी स्थिति बनती हैं जब वह खराब परिणाम ही देता है। ज़्यादातर ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां राहु के खराब परिणाम ही देखने को मिलते हैं। बहुत कम स्थितियों में राहु के श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलते हैं। आज इस लगन कुंडली के माध्यम से हम बात करेंगे राहु किन किन भावों में किस किस तरीके के परिणाम आपको देते हुए देखे जाते हैं, और आपकी लग्न चाहे कोई भी हो, राशि चाहे कोई भी हो, परंतु जो आज हम आपको बताएंगे राहु के कैरेक्टर्स की किस भाव में कैसा परिणाम देते हैं, आपको मैचिंग करते हुए अवश्य मिलेंगे। तो साथियों, आइए, आपके समक्ष मैंने एक लग्न पत्रिका बना रखी है और इसमें राहु देव को विभिन्न 12 भावों में विराजमान दिखाया है। अब बात कर लेते हैं कि जब भी राहु लग्न में विराजमान हो किसी भी जातक की कुंडली में, तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं साथियों। तो आइए शुरू करते हैं। और जब भी राहु प्रथम भाव, जो कि लग्न का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान होंगे, तो साथियों, जब भी राहु लग्न में विराजमान होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग का ऐसा प्रयोग करता है, और ज़्यादातर मामलों में वह गलत प्रयोग ही करता है। वह झूठ को भी इतनी सफाई से बोलता है, आपको शायद सच से भी ज़्यादा उस पर विश्वास हो जाए। मैं यदि इसको राजनीतिक भाषा में बात कहूँ, तो जैसे कि किसी बात का प्रोपोगेंडा बनाना, तो इनसे अच्छा कोई नहीं बना सकता। राजनीतिक अगर भाषा में बात करूं तो प्रोपोगेंडा इनसे अच्छा कोई नहीं बना सकता। भारत के जितने भी महान राजनीतिज्ञ हुए हैं, उनके लग्न में राहु पाया देखा गया है। जब भी राहु लग्न में विराजमान होता है तो ऐसा व्यक्ति किसी से भी किसी से भी पंगा ले लेता है। उसको ये नहीं पता, उसको ये शायद मालूम भी नहीं है कि सामने वाले की कितनी पावर है और सामने वाला कितना बिगाड़ सकता है। उसको तो बस पंगा लेना है तो बिल्कुल लेना है। स्वयं वह हकीकत से बेपरवाह होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी हकीकत में जीना पसंद नहीं करता, वर्तमान में कभी भी नहीं जीता, हमेशा भविष्य के सुनहरे सपनों में खोया रहना पसंद करता है। तो साथियों, राहु के लग्न में कुछ इस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं, जब भी राहु द्वितीय भाव, जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, जब भी राहु यहाँ पर विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय है वह अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के होगा। यदि ये अपने जन्म स्थान पर ही बने रहेंगे तो इनका कभी भी भाग्योदय नहीं होगा। यदि कुंडली मिलान करके विवाह यदि ये नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि इनको जो संतान से संबंधित कोई ना कोई पीड़ा जीवन भर इनको बनी रहती है। इनका स्वयं का परिवार इनका साथ देना तो दूर, इनसे दुश्मनी मोल लेकर के बैठा रहता है। ये जितने कटु वाणी के नजर आते हैं आपको,
आपको ऐसा लगता है कि अरे ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं, बल्कि अगर आप देखेंगे तो ये हृदय के बिल्कुल साफ व्यक्ति होते हैं। तो राहु कुछ इस तरीके के परिणाम द्वितीय भाव में दिखाते हैं। यहाँ मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यदि हम यहाँ पर धन की बात देखेंगे तो धन फिर आपको लग्न देखनी होगी। यदि ये लग्न हैं तो इनके धन के मामले में अच्छे फल प्राप्त होंगे, परंतु यदि लग्न मेष वृश्चिक कर्क सिंह धनु और मीन है तो इतने अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि खराब फलों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं कि जब भी राहु तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान होते हैं तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन को बहुत गहराई से पालन करता है। वह अपने दोस्त भी ऐसे लोगों को ही बनाता है जो अनुशासन का पालन करते हों। जैसे ये आपको बाहर से दिखाई देते हैं, इसके आप समझ लीजिए कि ये ठीक उल्टे हैं। अब ये ऑब्जर्वेशन आपको खुद देखनी होगी। मतलब ये जैसे आपको बाहर से दिखाई दे रहे हैं, आपको ये अंदर से ठीक उल्टे विपरीत आप ये हैं। इनका जो स्वभाव है वो अंदर से विपरीत होता है, जैसे ये बाहर से दिखते हैं वैसे। और अगर आप देखेंगे कि इनका जो भाग्योदय है वह भी जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के होता है, और इनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है। ये चाहे छोटी सी ही सही, पर लाइब्रेरी जरूर मेंटेन करते हैं, और जब भी इनको समय मिलता है ये किताबों के साथ में समय बिताना पसंद करते हैं। भाइयों के सामने न जाने इनके साथ ऐसा क्या हो जाता है कि ये लाचार हो जाते हैं, अपनी सही बात भी अपने भाई बहनों से ये मनवा नहीं पाते। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि जब भी राहु देव चतुर्थ भाव में विराजमान हों तो किस तरीके के परिणाम दिखाते हैं। तो साथियों, जब भी राहु देव चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति आज चाहे कोई भी इच्छा रखता हो उसकी आप पूरी कर दीजिए, फिर कल उसकी एक नई इच्छा होगी आप उसको भी पूरी कर दीजिए, फिर एक के बाद एक के बाद एक। कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो है इसको कभी संतोष नहीं मिलता किसी भी चीज में, चाहे बात प्रॉपर्टी की हो, चाहे बात वाहन की हो, चाहे बात सुखों की हो। ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी संतोष उसको नहीं मिलता। और दूसरी बात यह कि ये दुख को खोज खोज कर निकालते हैं। इनकी ये आदत होती है दुखों को खोज खोज कर निकालना। और एक चीज है कि आपको किसी चीज में यदि कमी ढूंढनी हो, किसी कोई कार्यक्रम हो, कोई शुभ कार्य हो और उसमें कमियां ढूंढनी हो, तो आप इनको इनवाइट कर दीजिए, ये आपको कमियां निकाल करके दे देंगे। अच्छी खासी चीजों में भी ये कमियां निकाल करके दे देंगे। और सुख के वातावरण में दुखी कैसे हुआ जाता है ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। इन्होंने इस विषय पर पीएचडी कर रखी है। जहां पर खुशी का माहौल हो वहां दुखी कैसे रहा जाए, इस पर इनकी पीएचडी हो रखी है। अपनी माता से भी इनको किसी न किसी प्रकार की परेशानी या वैचारिक मतभेद जरूर रहते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं राहु जब भी पंचम भाव जो कि शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, जब भी यहाँ पर राहु देव विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित कोई ना कोई रोग जरूर होता है और हमेशा बना रहता है। दवाइयाँ थोड़े दिन कारगर होती हैं, बाद में दवाइयाँ कार्य करना बंद कर देती हैं। ये हमेशा अनिर्णय की स्थिति में होते हैं, मतलब डिसीजन लेने में इनको बहुत प्रॉब्लम आती है, कभी भी किसी चीज का निर्णय नहीं ले पाते हैं। जब समय होता है तो हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं, और जब समय लास्ट डेट का नजदीक आ जाता है तब इनकी उड़ जाती हैं हवाइयाँ। इस कारण से ये जीवन में कई अवसर खो बैठते हैं कई बार। और ऐसा नहीं कि ऐसा व्यक्ति मेहनत नहीं करता, परंतु मेहनत का फल इनको बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। पैतृक संपत्ति इनको जरूर मिलती है, परंतु ये उसको नष्ट कर बैठते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं राहु देव जो कि त्रिक भाव है, छठवां भाव, जब भी यहाँ विराजमान होते हैं तो कैसा परिणाम दिखाएंगे।
तो जब भी राहु देव छठवें भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से धन का संचय जरूर करता है, स्वयं कला प्रेमी होता है और ऐसा व्यक्ति निडर होता है, शत्रु इसके बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ राहु एक बहुत बड़ी खासियत लेकर के आता है। इस व्यक्ति का चाहे कितना ही बड़ा जो एनिमी हो, दुश्मन हो, शत्रु हो, इसके सामने सरेंडर कर ही देता है। स्वयं इनको कमर दर्द, पीठ दर्द और हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। अब साथियों बात करें यदि राहु सप्तम भाव में विराजमान हो, जो कि रिलेशनशिप का भाव है, मैरिज का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, जब भी राहु देव यहाँ पर विराजमान होते हैं तो आप देखना कि पहले तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर यदि ये किसी व्यक्ति के विराजमान हैं और ऐसे व्यक्ति ने यदि ठीक से कुंडली मिलान करके विवाह न किया तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कटुता आएगी ही आएगी, और ये कटु सत्य है, 1000% सही बात है। इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। छोटी छोटी बातों से इनके लड़ाई झगड़े शुरू होंगे और बात तलाक तक कब पहुंच जाएगी ये स्वयं भी उसका अंदाजा नहीं लगा पाते। ऐसे व्यक्ति को व्यापार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और यदि ये व्यापार करना ही चाहते हैं तो अपनी कुंडली का ठीक से विश्लेषण अवश्य करा लें, उसके बाद ही किसी व्यापार को करने की सोचें, अन्यथा इनको व्यापार में घाटा जरूर होता है। इनसे तो वैसे तो मेरी सलाह यही रहती है जिनके सप्तम भाव में राहु हों कि इनको जो है वो नौकरी ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर्यटन के शौकीन होते हैं और इनको भी पेट से संबंधित या गैस से संबंधित कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। अब बात करते हैं साथियों, जब भी राहु देव अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, अनसर्टेनिटी का भाव है, जब भी राहु देव यहाँ पर विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति कितना ही स्वस्थ क्यों ना हो, उसका जो शारीरिक संरचना है कितनी ही गठीला क्यों ना हो, परंतु अंदर से खोखला होता है, अंदर से उतने ही ज़्यादा उसको रोग बने रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है अनावश्यक क्रोध करता है और बार बार इसको जो है क्रोध छोटी छोटी बातों पर आता है, जिसकी वजह से इनके अंदर चिड़चिड़ापन, घबराहट, एंग्जाइटी देखी जाती है। यदि ये किसी मनोचिकित्सक की सलाह लेते हैं और ठीक से उसको पालन करते हैं उसकी बातों का, तो ये ठीक भी हो सकते हैं। इनकी आदत मतलब जो इनकी जो परेशानी है वो ठीक भी हो सकती है, परंतु मनोचिकित्सक की ये सलाह लें तो। अब यदि बात करें कि इनको बहुत ज़्यादा बोलने की भी आदत होती है, कई बार तो ये जहाँ पर नहीं बोलना चाहिए वहाँ पर भी बोल पड़ते हैं, इस कारण से इनको अपमान का भी सामना करना पड़ जाता है। अब साथियों बात कर लेते हैं राहु जब भी नवम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो जिसके भी राहु देव नवम भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय की स्थिति है वो तभी उत्पन्न होगी जब वह अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाएंगे। इनको भी पेट और श्वसन तंत्र से संबंधित किसी न किसी प्रकार का रोग लगा ही रहता है, और इनके लिए जीवन में सबसे कठिन कार्य होता है किसी का इंतजार करना। यदि इनसे किसी का इंतजार करने की कह दी जाए या इनसे खाली बैठने की कह दी जाए तो इनके लिए ये दुनिया का सबसे कठिन कार्य होता है। अंदर ही अंदर परेशान होते हैं, परंतु अपनी परेशानी, अपना दर्द ये किसी से भी शेयर करना पसंद नहीं करते। अब साथियों बात कर लेते हैं जब भी राहु दशम भाव में विराजमान हो तो किस तरीके का परिणाम दिखाएंगे। साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट आज बात बताऊंगा दशम राहु की, कि ये बहुत एक मिथ है कि लोग बात कहते हैं कि दशम में राहु 10 में तो दुनिया बस में। ये चीज मैंने मतलब काफी बार देखा है गलत चीजों को। आज मैं बता देता हूँ कि राहु दशम में करते क्या हैं। राहु की सबसे पहले तो दशम में जब भी राहु हों उनकी पहले लग्न जरूर देख लें कि किस लग्न में है।
यदि ये इन लग्नों में है फिर ठीक है, परंतु यदि इन लग्नों में ये दशम भाव में है तो फिर ये बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते। पहली चीज तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो गजब का आलसी होता है। जी हाँ, गजब का आलसी होता है, इतना आलसी होता है कई बार तो ऐसा व्यक्ति जो है वो लड़ाई करना भी पसंद नहीं करता आलस्य के कारण। आपको ये बात सुनकर हास्यास्पद अवश्य लगेगी, परंतु ऐसा व्यक्ति गजब का आलसी होता है और लड़ाई करना तक वो पसंद नहीं करता अपने आलस्य के कारण। बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, बड़े बड़े हवाई किले बनाना, इनको उसमें महारत हासिल होती है। कभी भी नियमित रूप से जीवन में ये कोई कार्य नहीं कर पाते, कुछ दिन करेंगे फिर उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। इनको भी कंजूस ये गजब के होते हैं और संतान से संबंधित कोई ना कोई परेशानी इनको सदैव लगी रहती है। अब साथियों बात कर लेते हैं राहु एकादश भाव में जब भी विराजमान होंगे तो क्या परिणाम दिखाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति की जो कार्य करने का तरीका है और जो इनकी जो कार्य करने की जो गति है वो बहुत धीमी होती है, बहुत धीमे धीमे काम करते हैं। और ये तर्क तो ये देते हैं कि मैं जो हूं वो लोगों से हट करके काम करता हूं, इनका ये दावा होता है कि मैं हर कार्य को अलग तरीके से करता हूं, अलग ढंग से करता हूं। कई बार ये शिक्षा के क्षेत्र में हो सकते हैं या किसी कंसल्टेंसी फर्म चला सकते हैं या ट्रेडिंग से संबंधित कोई ना कोई व्यापार ये करते हैं। अगर बात की जाए कि पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में इनको कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप में जब भी ये कार्य करेंगे तो मेहनत तो करेंगे ये, परंतु उसका लाभ लेकर चलता बनेगा इनका पार्टनर। तो इनको जो है पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप में कार्य करने से इनको अवश्य धोखा प्राप्त होता है। अब साथियों बात कर लेते हैं कि जब भी राहु देव द्वादश भाव में विराजमान हो, जो कि व्यय का भाव है, तो किस तरीके का परिणाम दिखाएंगे। तो साथियों ऐसा व्यक्ति के पास संसाधन तो सारे होते हैं, तरक्की करने के लिए सारे रिसोर्सेस इनके पास मौजूद होते हैं, परंतु उन रिसोर्सेस का उपयोग ये ठीक ढंग से नहीं कर पाते। सही समय पर सही निर्णय भी ये नहीं ले पाते। पैतृक घर का लाभ इनको जरूर मिलता है, इनको बेटा या माता के द्वारा बनाया हुआ घर अवश्य मिलता है। अपनी जो काम ऊर्जा है उसको ये व्यर्थ ही बहाने में माहिर होते हैं, कामातुर होते हैं, जिसका कि आगे चल कर के इनको बहुत बड़ा जो है दंड भुगतना पड़ सकता है। तो साथियों आज हमने राहु देव के कुछ कॉमन जो परिणाम देखने को मिलते हैं वो भाव के आधार पर उसकी चर्चा की है। आप अपनी लग्न पत्रिका देखिए और उसमें राहु देखिए कि यदि इन भावों में विराजमान है और मेरे बताए हुए फल क्या आपको मिल रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। यदि साथियों आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो साथियों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों के भी लर्निंग पर्पस के लिए काम आ सके। जय श्री राम।